नमस्कार। धारा जीएस में आप सभी का स्वागत है। अभी एक सप्ताह पहले की बात है, नई दिल्ली में नीति आयोग के 10th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग चल रही थी और इसी दौरान नीति आयोग के सीईओ साहब ने एक मीडिया ब्रीफ करते हुए पूरे देश को यह बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था पूरे दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। हमने $4 ट्रिलियन का आंकड़ा पार करते हुए जापान को पछाड़ दिया है और उन्होंने अपनी इस क्लेम के पीछे आईएमएफ के रिपोर्ट और डेटा का सहारा लिया। उन्होंने यह भी बताया कि अगर इसी स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ते रहेगी तो बहुत जल्द 2.5-3 साल में ही हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा भी प्राप्त कर लेंगे, जर्मनी को पछाड़ के, और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का हमारा लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में रिसेंट में सरकार के द्वारा ही वित्तीय वर्ष 2024-25 के जीडीपी ग्रोथ का एक आंकड़ा जारी किया गया। इसमें बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय जीडीपी मात्र 6.5% का ग्रोथ रेट लेकर आई है, जो बीते 4 सालों में सबसे लोवेस्ट ग्रोथ रेट को दर्शाती है। अब इस पूरे एपिसोड का एक दूसरा पहलू भी है। जब नीति आयोग के सीईओ साहब ये क्लेम कर रहे थे, भारतीय अर्थव्यवस्था का चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाने की बात वो कह रहे थे, तो एक दूसरी विचारधारा देश में ये भी चल रही थी कि ये क्लेम थोड़ा फीका है। जिस आईएमएफ के रिपोर्ट और डेटा का हवाला लेकर ये क्लेम किया जा रहा है, उसे मैनिपुलेटेड तरीके से दिखाया जा रहा है। अगर उन रिपोर्ट और डेटा को काफी बारीकी से देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था के 4th लार्जेस्ट हो जाने की कहानी का कुछ और पिक्चर हमारे सामने आएगा। 6.5% का ग्रोथ रेट अभी 2024-25 का, जो बीते 4 सालों में सबसे कम है, वो कहीं ना कहीं उन विचारों को भी ताकत देती है, ऐसा कई लोग मान रहे हैं। आज हम इस सेशन में यही डिस्कस करने वाले हैं कि यह जो जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े जारी किए गए हैं, उसका सही मतलब क्या है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था का कैसा पिक्चर हमारे सामने पेश कर रहा है। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आप यहां पर हेडिंग देख ही रहे होंगे कि इंडिया Q4 जीडीपी ग्रोथ रेट बीट्स एस्टिमेट एट 7.4%, फुल ईयर 24-25 एस्टिमेटेड 6.5%। ये जो आप हेडलाइन देख रहे हैं, इसमें दो तरह की खबर है, एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। बुरी खबर तो मैंने आपको सुना ही दी कि 2024-25 का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है 6.5% का, वो बीते 4 सालों में सबसे कम है। लेकिन इसमें छुपी हुई है एक अच्छी खबर। इसी वित्तीय वर्ष का जो आखिरी क्वार्टर है, जनवरी फरवरी मार्च वाला, उसमें हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट एस्टिमेट से भी ज्यादा आई है, 7.4% की ग्रोथ रेट रही है। तो पहले तो आप इस पूरे सेशन का थीम ही समझ ले। इस पूरे सेशन के थीम में हम इस बात पर फोकस करने वाले हैं कि भले पूरे साल भर का जीडीपी ग्रोथ रेट हमें कम दिखे बीते 4 सालों से भी, लेकिन अभी रिसेंट में जो ग्रोथ की कहानी दिख रही है वो बहुत ही पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है, क्या उसके आंकड़े हैं, आगे का प्रोजेक्शन क्या है, वो सारा चीज हम आगे आगे बढ़ते जाए देखते जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो इंडिया इकोनॉमी exceeded expectation with 7.4% growth in the fourth quarter of financial year 24-25। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 का जो Q4 है, अगर टाइम पीरियड से हम देखें तो 2025 का जनवरी फरवरी मार्च वाला महीना, इसमें जो ग्रोथ रेट आई है 7.4% की है, जो कि उम्मीद से ज्यादा बेहतर है। हालांकि पूरे साल भर का फॉर फुल फिस्कल ईयर जीडीपी ग्रोथ इज प्रोविजनली एस्टिमेटेड एट 6.5%, जो कि 4 ईयर लो को दर्शाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी पॉजिटिव बात कर लेते हैं, अच्छा वाला न्यूज पहले देख लेते हैं। आप यहां पर स्क्रीन में ये सरकार के द्वारा जारी किए गए इमेज को देख रहे होंगे कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जब आप Q2 को देखें तो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी थी, मात्र 5.6% थी। Q3 में यह ग्रोथ रेट 6.4% थी और Q4 में यह 7.4% की रही। मतलब कि क्वार्टर दर क्वार्टर धीरे धीरे हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है। तो आप इस फोटो से इमेज से देख पाते हैं। हालांकि ये जो टाइम पीरियड रहा है वित्तीय वर्ष 2024-25 का, जनवरी फरवरी मार्च, या देश और दुनिया के लिए इसके हिसाब से भी बहुत पॉजिटिव रहा नहीं। क्यों? क्योंकि ये वो दौर रहा जब ट्रंप साहब का टैरिफ मुहिम चल रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति का पद धारण करते ही उन्होंने सभी देशों में टैरिफ लगाने की कहानी शुरू कर दी, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था में पहले ज्यादा खराब प्रभाव पड़ रहा है। बाकी दुनिया की कहानी तो बाद में समझ में आएगी।
यही वो टाइम रहा है जहां पर रशिया और यूक्रेन का जंग थोड़ा और तीव्र हुआ, मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब हुआ, लेकिन फिर भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है Q4 में काफी अच्छा ग्रोथ रेट शो कर रही है। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण है हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, ग्रामीण बाजार में डिमांड का बढ़ जाना और सरकार के द्वारा खर्चा भी बढ़ जाना। देखिए, भारतीय जनसंख्या की निर्भरता अगर आप देखें तो अधिकांश जनसंख्या अभी भी ग्रामीण अंचल पर रहती है। और अगर भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, अर्थात जीडीपी बढ़े, अर्थात प्रोडक्शन बढ़े, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि मार्केट में डिमांड अच्छा होना चाहिए। और ये डिमांड किस डिमांड पर ज्यादा डिपेंडेंट होता है? रूरल इकोनॉमी के डिमांड पर ज्यादा आधारित होता है, क्योंकि अगर ग्रामीण जनसंख्या वाले बाजार का डिमांड बढ़ता है, जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो हमारी देश की इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रो कर सकती है। ठीक है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने पूंजी निर्माण में, सड़क निर्माण में या और भी एसेट फॉर्मेशन में काफी खर्चे किए हैं। साथ ही साथ सब्सिडी और अन्य सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं में भी सरकार ने काफी खर्चा किया है, जिससे लोगों के जेब में पैसे आए हैं, जिससे इकोनॉमी में मनी फ्लो बढ़ा है, जो इवेंचुअली बाजार में डिमांड को बढ़ाता है, जिस वजह से हमारी जीडीपी बढ़ती है। और उसी का परिणाम है क्या, इस बुरे संकट के दौर में भी हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट काफी अच्छी हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग वित्तीय वर्ष 2024-25 के वो बुरी खबर को डिस्कस करने के लिए। जैसा आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि 6.5% का ग्रोथ रेट है, जो 4 सालों में सबसे कम है, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। 2021-22 में भारतीय जीडीपी की जो ग्रोथ रेट थी वो 9.7% थी। 2022-23 में ये 7.6% रही। 2023-24 में 9.2% रही और अब गिर के कितनी हो गई? 6.5%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और वैल्यू भी हम देख लेते हैं, कुछ और डेटा भी देख लेते हैं। जब आप जीडीपी के आंकड़े देखते हैं तो आप दो तरीके से देखते हैं, एक जीडीपी स्थिर भाव और एक जीडीपी प्रचलित भाव, जीडीपी कांस्टेंट प्राइस और जीडीपी करेंट प्राइस। आपके जीडीपी ग्रोथ रेट का जो वास्तविक चित्र है वो जीडीपी स्थिर भाव, जीडीपी कांस्टेंट प्राइस के द्वारा दर्शाया जाता है, क्योंकि हम उसमें मुद्रास्फीति को शामिल नहीं करते। अब क्योंकि वास्तविक चित्र उसी के द्वारा दर्शाया जाता है, इसीलिए उसे रियल जीडीपी भी कहा जाता है। तो हमारी जो चर्चा केंद्रित होने वाली है वो रियल जीडीपी, जीडीपी कांस्टेंट प्राइस, स्थिर भाव पर ही आधारित होने वाली है। हालांकि करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस वाली कहानी हम आखिरी वाले स्लाइड में जरूर एक बार देख लेंगे। ठीक है, मनी वैल्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2023-24 में हमारी जो जीडीपी थी उसकी वैल्यू क्या है? 176 लाख करोड़। और इस साल ये जो आप 6.5% का ग्रोथ रेट देख रहे हैं, उसके अनुसार 187 लाख करोड़ की हमारी जीडीपी है। ठीक है, हालांकि जब आप जीडीपी ऐसा सुनते हैं तो इसका मतलब तो यही है कि जितने भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है इस अवधि में, उसका जो मौद्रिक मूल्य है, मनी वैल्यू है, वही जीडीपी कहलाता है। लेकिन ये जो आप ग्रोथ रेट देख रहे हैं 6.5% का, ये ग्रोथ रेट, ये जो मनी वैल्यू है, सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से नहीं आई है। ये जो मनी वैल्यू है ये आई है किससे? वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य में जब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी जुड़ जाते हैं। जैसे कि, थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है बट समझते हैं। सिर्फ वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो जब हाल ही में हम मेथड यूज करते हैं उसे हम कहते हैं जीवीए बेसिक प्राइस। तो जीवीए बेसिक प्राइस है जो वास्तविक तौर पर यह दिखाता है कि कितने वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है। इसमें जब सरकार के द्वारा इनडायरेक्ट टैक्सेस ले लिए जाते हैं और सब्सिडी बांट दिया जाता है तो फिर प्राप्त होता है क्या? जीडीपी मार्केट प्राइस। आम बोलचाल भाषा में आप इसे जीडीपी भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी है, इसे एक साथ बोल दिया जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जब आप जीवीए बेसिक प्राइस की कहानी देखते हैं, जीवीए बेसिक प्राइस की कहानी देखते हैं तो इसका ग्रोथ रेट तो मात्र 6.4% ही है। अर्थात जो उत्पादन हुआ है, जो उत्पादन में वृद्धि है, वो मात्र 6.4% है, 6.5 नहीं है। तो वो 6.5% का ग्रोथ रेट किसकी वजह से दिख रहा है? सरकार ने इसी समय में काफी ज्यादा कर की वसूली की है।
ठीक है, ये जो कर लिया गया है वो सरकार के ज्यादा कर राजस्व हैं जो कि इस जीवीए बेसिक प्राइस में जुड़ गए, तो जीडीपी आपका अब 6.5% का ग्रोथ दिखा रहा है। A notable divergence between GDP and gross value added was expected with the latter stripping out taxes and subsidy। इसी से जुड़ी हुई एक खबर छपी हुई फ्री प्रेस जर्नल में। क्या खबर है कि इंडिया की जो जीडीपी अभी आप 7.4% की ग्रोथ रेट देख रहे हैं इस क्वार्टर में, ये जो ग्रोथ रेट है ये किसकी वजह से भी हुई है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ गए हैं वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य में, और टैक्सेस कलेक्शन जो हुए हैं गवर्नमेंट के वो काफी बेहतर हुए हैं। जैसे कि जब आप इस साल जनवरी की बात देखते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक एग्जांपल क्या है, जीएसटी, ये 1.96 लाख करोड़ का वसूली हुआ है, जो कि कितना ग्रोथ शो करता है, 12.3% की वृद्धि दर्शाता है। जब हम फरवरी की बात करते हैं तो 1.84 लाख करोड़ की वसूली हुई है, जो बीते साल के 9.1% ज्यादा है। फिर मार्च में अगर हम देखें तो अगेन 1.96 लाख करोड़ की वसूली हुई है, जो बीते साल के कर वसूली का 9.9% ज्यादा है। तो सरकार जो कर वसूली कर रही है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस सरकार को अच्छे कलेक्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से जीवीए बेसिक प्राइस और जीडीपी के बीच का गैप ज्यादा हुआ है। इस फैक्ट से मैं दोबारा इस बात को दोहराता हूं कि भारत देश की जीडीपी का ग्रोथ रेट जो 6.5% आप देख रहे हैं वो वास्तविक रूप में 6.4% है। वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन हुआ है उसमें 6.5% की ग्रोथ नहीं हुई है, 6.4% की हुई है। तो ये 6.5 क्यों ज्यादा दिख रहा है, 0.1% क्यों ज्यादा है, क्योंकि करों की वसूली सरकार ज्यादा की है, इसमें वृद्धि ज्यादा हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सेक्टर वाइज चीजों को देखते हैं। जब भी हम जीडीपी की बात करते हैं, जैसा कि अभी मैंने कहा 187 लाख करोड़ जीडीपी है भारत का, तो यह जो 187 लाख करोड़ है वो अलग अलग कंपोनेंट के आपस में मिल जाने से है। और जब आप ये वित्तीय वर्ष 2024-25 के पूरे वर्ष का ये आंकड़ा देखते हैं तो आप क्या पाते हैं कि बाकी सारे कंपोनेंट में हमारी ग्रोथ पिछले साल की ग्रोथ से कंपैरेटिवली क्या रही है, कम रही है, तभी तो 4 ईयर लो में है। लेकिन एक पक्ष ऐसा है जो हमारा मजबूत हुआ है, और वो क्या है, प्राइवेट कंजप्शन। जीडीपी कैसे निकलता है, जीडीपी का फॉर्मूला इक्वेशन क्या है, आपको पता ही होगा, जीडीपी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, या फिर नेट एक्सपोर्ट। और इसमें ये जो सी कंपोनेंट है वह इस प्राइवेट कंजप्शन को दर्शाता है, और प्राइवेट कंजप्शन को छोड़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में और किसी में पिछले साल की तुलना में ज्यादा वृद्धि नहीं दिखी है। ठीक है, हालांकि ये जो आप ग्रोथ रेट, ये जो आप वृद्धि प्राइवेट कंजप्शन में देख रहे हैं, ये किस वजह से हुआ, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ग्रामीण अंचल में डिमांड बढ़ रहा है। ठीक है, जो फूड प्राइसेस हैं उनका जो कीमत है वो भी सस्ता हो रहा है। तो जब मार्केट में प्राइसेस कम होंगी, डिमांड बढ़ेगा, उत्पादन और बढ़ेगा। ठीक है, और इस साल में पिछले साल की तुलना में जो फेस्टिव सीजन में खर्चे किए गए लोगों के द्वारा वो ज्यादा हुए। तो लोगों ने जो खर्च किया है अपने कंजप्शन के लिए वो पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। पिछले साल 99 लाख करोड़ का खर्चा किया था, इस बार 106 लाख करोड़ का खर्चा किया गया है 2024-25 में। ठीक है, सेक्टर वाइज कहानी हम देख ही रहते हैं, तो एग्रीकल्चर पर भी हम बात कर लेते हैं। कृषि क्षेत्र का दो यहाँ पर इमेज दिया हुआ है, एक इमेज पूरे वित्तीय वर्ष का दर्शा रहा है और एक इमेज जो है वो क्वार्टरली ग्रोथ को दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो जब आप कृषि क्षेत्र को देखें तो कृषि क्षेत्र में हम कमजोर नहीं हुए हैं, कृषि क्षेत्र में हम मजबूत हैं। जैसे कि पूरे वित्तीय वर्ष में जिसमें ग्रोथ रेट हमारी कंपैरेटिवली कम है, उस पूरे ईयर में भी हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ है वो 4.6% रही है। जितना उत्पादन कृषि में पिछले साल हुआ है अर्थात 2023-24 में, उससे 4.6% का ग्रोथ हमारा ज्यादा हुआ है। और यही कहानी पिछले साल मात्र कितनी थी, 2.7% की।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, जब क्वार्टरली हम देखेंगे तो ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर का परफॉर्मेंस है ये और बहुत अच्छा हो गया है। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर क्वार्टर 4 में अर्थात 2025 के जनवरी से मार्च के भीतर 5.4% का ग्रोथ दर्शा रहा है, और इसी अवधि में पिछले साल जो ग्रोथ रेट थी वो मात्र कितनी थी, 0.9%। तो पूरे साल भर में और बीते क्वार्टर में भी, मतलब जो लास्ट क्वार्टर रहा है उस क्वार्टर में भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करते हैं, निर्माण क्षेत्र की बात करते हैं, तो यहां क्या दिखता है, पूरे साल भर के हिसाब से अगर आप देखें तो पूरे साल भर के हिसाब से हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ग्रोथ रेट कम हुआ है पिछले साल की तुलना में। जहां 2023-24 में 10.4% का ग्रोथ रेट आया था, वही इस साल 2024-25 में ये ग्रोथ रेट मात्र कितने परसेंटेज का रहा है, 24-25 में 9.4% का रहा है। और इसी कारण से और अन्य कारण के साथ आप इस बात को समझ सकते हैं कि क्यों हमारी ग्रोथ रेट बीते 4 सालों में सबसे कम है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन जो लास्ट क्वार्टर रहा है जिसमें रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ हमें मिला है, वो क्या हुआ है, 10.8% का ग्रोथ रेट शो किया है। ठीक इसी अवधि में पिछले साल 8.7% का ग्रोथ था और अब बढ़कर 10.8 हुआ है। तो आप समझ रहे होंगे कि क्यों 6.5% का ग्रोथ रेट रहा है और क्यों 7.4 का एक अच्छा ग्रोथ रेट लास्ट क्वार्टर में दिखा है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी जब आप देखें तो चाहे पूरे ईयर की बात करें चाहे आप क्वार्टर की बात करें, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इस बार अच्छा परफॉर्म नहीं किया है पिछले साल की तुलना में। 2023-24 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया गया था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के द्वारा, 11.3% का लास्ट क्वार्टर में ग्रोथ था और पूरे ईयर में ये ग्रोथ रेट 12.3% की है। लेकिन इस बार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का लास्ट क्वार्टर में मात्र 4.8% ग्रोथ रहा है और पूरे साल भर में तो मात्र 4.5% का ही ग्रोथ रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों ने देख ली, ये सारे आंकड़े आप लोगों ने समझ लिए, स्टार्टिंग में आपने ये बात समझ ली। अब बात आती है इन सारे डेटा का, फैक्ट का एनालिसिस, सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस ये कहता है कि जरूर 2024-25 में जो ग्रोथ रेट रही है वो बीते 4 सालों में सबसे कम रही है, लेकिन लास्ट क्वार्टर की ग्रोथ रेट और जो समीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था की अब बनी हुई है, इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट हो चुका है, जिसमें हमारी फ्लाइट, हमारी इकोनॉमी की फ्लाइट टेक ऑफ कर सकती है। और आईएमएफ के डेटा और रिपोर्ट के आधार पर जो नीति आयोग के सीईओ साहब ने क्लेम किया था वो सत्य भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो की ऑफिशियल्स हैं वो यही बात बार बार दोहराते हैं, वो ये कहते हैं, वो ऑप्टिमिस्टिक है इंडिया के ग्रोथ को लेकर, उसके क्षमता को लेकर, उसके पोटेंशियल को लेकर, कि हमारी जो इकोनॉमी है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी, पूरी दुनिया की मेजर इकोनॉमी में रहेगी। मात्र एक साल का जो ग्रोथ रेट आपको कम दिख रहा है, बस उसी को फोकस ना करिए, आपके लास्ट क्वार्टर का ग्रोथ रेट जो पॉजिटिव है और जो अब समीकरण बन रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। क्या समीकरण बन रहे हैं? समीकरण ये बन रहे हैं कि हमारा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी काफी अच्छा हो रहा है, इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी आगे और अच्छा परफॉर्म करेगी। रूरल डिमांड हमारा अच्छा हो रहा है, जिससे आप दोबारा उस बात को कह सकते हैं कि इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी। गवर्नमेंट काफी खर्च कर रही है और साथ ही साथ हमारी अर्थव्यवस्था को ताकत दे रहा है क्या, आईएमएफ का प्रोजेक्शन, क्योंकि जब आईएमएफ हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखता है, बताता है, तो पूरे ग्लोबल लेवल पर हमारी इकोनॉमी सुर्खियों पर आती है, इन्वेस्टर्स की प्राथमिकताओं में होती है, लोग हमारी इकोनॉमी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जिससे हमारी देश की इकोनॉमी, जीडीपी और बेहतर होगी। इसमें एक अच्छी बात जो है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी तेजी से बढ़ाएगी, वो क्या है, हमारे देश के इन्फ्लेशन की स्थिति, मुद्रास्फीति की स्थिति और आरबीआई के रेपो रेट की स्थिति। इसी साल फरवरी 2025 में
आरबीआई ने 5 सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि रेपो रेट को कम किया था। और जब रेपो रेट कम होता है तब हमारे देश में डिमांड बढ़ता है, क्योंकि बोरोइंग ज्यादा होगी, लोग उधार ज्यादा लेंगे, ज्यादा उधार अर्थात ज्यादा डिमांड। और ऐसा माना जा रहा है कि अभी जो हमारा इन्फ्लेशन है वो बीते 6 सालों में सबसे कम इन्फ्लेशन की दर दिख रही है, जिससे आरबीआई को एक और ताकत मिल रही है कि ये जो रेपो रेट में कट किया गया था उसे और कम कर दिया जाए। और ऐसी उम्मीद है कि जून और स्पेसिफिकली 6 जून को आरबीआई की जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठेगी तो हो सकता है कि रेपो रेट को और कट किया जाए, जिससे ये डिमांड का बढ़ना, उत्पादन का बढ़ना, इकोनॉमी का ग्रो करना, उसको और ताकत, उसको और हवा मिलेगी। ठीक है, तो भले बीते 4 सालों में सबसे कम ग्रोथ रेट है 2024-25 की, लेकिन हाँ, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी जिस स्थिति में है, अगर उसी स्थिति में आगे बढ़ते रही तो बहुत जल्द हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन सकते हैं। ठीक है, जाते जाते जैसा मैंने आपको कहा था कि एक बार करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस भी बता दूंगा। तो जैसा कांस्टेंट प्राइस में हमारी जीडीपी अभी आप लोगों ने देखा कितना है, तो आप लोगों ने देखा कि ये है 187 लाख करोड़ की, और ग्रोथ रेट आपने कितना देखा, 6.5% की। वहीं करंट प्राइस में यह जो जीडीपी की मौद्रिक मूल्य है वो कितनी है, 330 लाख करोड़। बेशक ज्यादा ही होगी क्योंकि करंट प्राइस में इन्फ्लेशन जुड़ा होता है। और ये जो ग्रोथ रेट 6.5% का आप देख रहे हैं कांस्टेंट प्राइस में, ये करंट प्राइस में कितनी है, 9.8%। ठीक है, जब हम प्रति व्यक्ति आय की कहानी देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, एक मिनट, वैसे अगर आपको ये छोटा दिख रहा होगा तो आप निश्चिंत रहें, ये सारी चीजें आप पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं। कहां से, हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल में शामिल नहीं हुए हैं तो जल्द से जल्द आप उसमें शामिल हो जाएं। इस सेशन का पीडीएफ, इसके अलावा जितने भी हम सेशन यूट्यूब में लेते हैं उन सारे चीज़ों का पीडीएफ उस टेलीग्राम चैनल में रहता है, तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो पर कैपिटा इनकम 2024-25 में 1,14,000 है, 1,14,710 रुपए है स्थिर भाव में। और ये किस ग्रोथ रेट में इतना वैल्यू आपको मिल रहा है, 5.4% का। लेकिन वही पर कैपिटा इनकम जब आप करंट प्राइस में देखेंगे तो 2,38,270 रुपए का आपको ये वैल्यू दिखेगा, और ग्रोथ रेट कितनी है, 8.6%। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऐसे में काम आएगा, पीवाईक्यू में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जाते जाते स्क्रीन में आपके सामने ये 2 सवाल हैं, जीडीपी को लेकर एमसीक्यू हैं, तो इसका सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन पर देंगे, ऐसी मैं अपेक्षा कर रहा हूं। तो आज के सेशन को यहीं पर रोकता हूं। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, इसका आंसर कमेंट करिए, कोई सुझाव हो उसका कमेंट करिए। किसी और मुद्दे पर आपको टॉपिक चाहिए तो आप उसे भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पर रोकता हूं, अगले वीडियो पर मिलूंगा किसी और महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों से चर्चा करने के लिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।